हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल HMD हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि भगवान कैसे न्याय करता है। मम्मी जी, जितना खाना हो उतना खाइए, हमारे यहाँ बहुत खाना है, जितना खा सकती हैं खा लीजिए, सुमन ने अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा और नौकर को रसगुल्ले लाने को बोला। सास कमला जी और ससुर मोहन लाल जी दोनों बेहाल सुमन के सामने बैठे हुए थे। दोनों सूखकर काटा हो चुके थे और उनके शरीर इतने कमजोर जर्जर दिख रहे थे कि हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी और उनमें बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पापा जी, लीजिए खाइए। सुमन ने ससुर जी के आगे भी पकवान सजा दिए और अंदर कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों फटे हाल भीगी आंखों से घर की तरफ देखने लगे। इतना बड़ा आलीशान घर और इतनी शानो शौकत देखकर सुमन की सास कमला जी सदमे में तो नहीं थी, पर उन्हें पुराने दिन याद आने लगे थे जब उसने सुमन के जीवन में कांटे बोने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ साल पहले की सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसने तो घर में बर्बादी कर रखी है, जाने कहां से जाहिल गवार आ गई है। मेरा बेटा अमित इतनी मेहनत से कमाता है और यह बर्बाद करने पर तुली है। सास कमला अपनी बहू सुमन को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, मौका मिलते ही शुरू हो जाती थी। सुमन के मुंह से निकला, मगर मम्मी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने घर के सदस्य हैं। लेकिन सास कमला कहाँ सुनने वाली थी। मुझसे मुंह मत चलाया कर, समझी। इतना सारा खाना बनाकर रख दिया, कम में भी तो काम चल सकता था। सुमन की सास अव्वल दर्जे की कंजूस थी और जब देखो बस उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता था। सुमन की शादी को 1.5 साल हुआ था, लेकिन उसकी सास ने उसको अपनी कंजूसी के सारे रंग दिखा दिए थे। सुमन का पति अमित अपनी माँ के इस व्यवहार से दुखी रहता था, लेकिन माँ के आगे बोलना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर था। कमला जी किसी को नहीं छोड़ती थी, मगर जब सुमन के ससुर यानी मोहन लाल जी सुमन के लिए कमला जी से कहा सुनी किया करते थे तो कमला जी थोड़ा शांत हो जाती थी। मगर बाद में कमला जी की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि मोहन लाल जी के मुंह में एक कौर भी नहीं चलता था। दिन भर कलेश के कारण मोहन लाल जी रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर रहा करते थे। कंजूसी की हद इतनी थी कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। पड़ोस की औरतें कमला जी से पूछने लगती हैं, कमला, तेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अब तो शादी को भी 2 साल होने को आया है। कमला भी जवाब देती है, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। कमला जी का मुंह फट होना सुमन के लिए बड़ा दुखदाई था। जब एक दिन कमला जी ने उससे पूछा, तू बाज है क्या, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। सहमी सहमी सुमन भी थोड़ा रुककर जवाब देती, मम्मी जी, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है। लेकिन इस जवाब से तो कमला जी को अंगारे ही लग गए। कमला जी ने आग बबूला होकर पूछा, 1.5 साल का क्या मतलब है, शर्म नहीं आ रही है तुझे। कमला जी की इस दहाड़ से सुमन सहम गई और चुपचाप खड़ी रही। सुमन ने सच्चाई कमला जी को बताई ही नहीं कि उनका बेटा अमित अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। पहले वह अपनी कमाई बढ़ाना चाहता था और फिर इसके बारे में सोचना चाहता था। मगर कमला जी को बच्चे से ज्यादा लोगों की बातें खाए जा रही थी। एक दिन सुमन ने अपनी सास के सवाल अमित के सामने रख दिए। अमित, तुम्हारी मम्मी रोज मुझे ताने मारती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ। उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी, अमित ने सुमन को समझाया। अरे कहने दो उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। काम से थकी हरी सुमन ने लेटे हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे थोड़े दिन कब खत्म होंगे। मेरी तो रोज ही गले में सांस अटकी रहती है, जाने वह बच्चा इस कंजूसी में कैसे जी पाएगा। अगले दिन सुबह ही सास का फरमान सुमन के सामने आ गया कि डॉक्टर के पास चलना है।
कमला जी की तो जैसे इज्जत पर बात आ चुकी थी और वह सुमन की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। सुमन ने फिलहाल बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। कमला जी ने महिला डॉक्टर से सारे चेकअप करने के बाद सवाल किया, डॉक्टरनी जी बच्चा हो तो जाएगा ना? डॉक्टर ने भी कमला जी को संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया, अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह स्वस्थ है। लेकिन यह सुनते ही कमला जी ने पूछ लिया, तो अब तक हुआ क्यों नहीं? डॉक्टर ने कमला जी को गुस्साए देखकर समझाया, देखिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, यह चाहेंगी तो हो जाएगा, सब कुछ सही था। तो अब सुमन को सच बोलना ही सही लगा। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने आराम से कह सकती हूँ, मम्मी जी गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी और रोज रोज की किटक भी खत्म हो जाएगी। सुमन ने काफी देर तक सोचा और फिर बोली, डॉक्टर वह क्या है कि अब तक इसीलिए नहीं हुआ कि मेरे पति की मर्जी नहीं है, वह थोड़ा रुकना चाहते हैं क्योंकि अभी वह इसके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं। कमला जी की आंखें हैरत से पट गई, कौन सा खजाना मिलना है तुम्हें? इतना था तो अपने घर से क्यों नहीं लाई थी? हमारे खानदान की बेइज्जती करनी थी तुझे। मैं तो कह ही रही हूँ डॉक्टरनी जी, यह इसके मन की उपज है, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। सुमन की यह देखकर हालत खराब होने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सास यहीं डॉक्टर के सामने ही इस तरह बोलेंगी। लग रहा था कि आज घर जाकर सुमन की खैर नहीं। कमला जी सादह बख्शने वाली नहीं थी। कमला जी के साथ सुमन घर वापस आई तो पूरे रास्ते कमला जी के तीखे शब्द सुनने को मिलते रहे। सुमन की आंखें बार बार भरकर आ रही थी, लेकिन कमला जी को यह सब ना तो कभी दिखा था ना ही दिखने वाला था। अपना समूह लेकर सुमन उनके साथ घर आ गई और हाथ धोकर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति मोहनलाल जी के कान भरने शुरू कर दिए, सुनिए जी, अमित को समझा दीजिए, यह लड़का जाने क्या सोच बैठा है, यह कल मोही झूठ बोल रही है। इसके बाद कमला जी ने सारी बात पति को बता दी, जिससे वह मुस्कुरा उठे। मोहनलाल जी ने कमला जी की तरफ देखकर कहा, अरे कमला, जिस बात का इतना बतंगा बना रही हो वो इतनी बड़ी है ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते ही हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं। अगर हमारा अमित भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। मोहनलाल जी कमला जी के व्यवहार को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कमला जी को समझाने की, मगर कमला जी का स्वभाव इतना सरल भी नहीं था कि वह एक बार में मान जाती। इसलिए तुरंत बोल पड़ी, वही मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है, वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं, कल दूसरे की भी शादी कर देंगे तो क्या यह घर में सुनी गोद ही घूमेगी? समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। वह आने वाली नई बहू क्या सीखेगी? इससे कमला जी अपने दूसरे बेटे आदित्य की बात करने लगी थी, जो अच्छी नौकरी पर था, और कमला जी अब उसकी भी शादी करने के बारे में सोचने लगी थी। इस बार मोहनलाल जी भी बोल पड़े, अरे कुछ समय शांति रख लोगी तो क्या कुछ घिस जाएगा तुम्हारा? तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। कमला जी भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ, जिसे कंजूसी बोल रहे हो, बड़ी मुश्किल से घर जोड़ा है, इसको बर्बाद करने दूं क्या? मोहनलाल जी जो कि अखबार पढ़ने में मस्त थे, इस बार वह गुस्से पर काबू न रख पाए। तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी तुम? हद है इस औरत की भी। मोहनलाल जी अखबार पटक कर जूते पहनने लगे थे। मोहनलाल जी बड़बड़ा रहे थे, इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ, रह लो यहाँ तुम ही शांति से अकेली। मोहनलाल जी फोन उठाकर रोज की तरह गुस्से से बाहर निकल गए। सुमन दोपहर का खाना प्लेट में लेकर आ गई और कमला जी के सामने रखकर कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए। कमला जी ने जैसे ही सुमन को देखा, उसका चेहरा तमतमा गया और बोली, ले जा इसे यहाँ से, अब तो चैन पड़ गया होगा तुझे, तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। सुमन इतना सुनने के बाद अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। सुमन खुद से ही बोलने लगी,
मेरी गलती ही क्या है? इनका बेटा नहीं चाहता है तो मैं क्या करूं? कमला जी की हरकतों से परेशान सुमन के दिन दुख में ही गुजर रहे थे। एक दिन सुमन ने सुबह उठकर कांपते हुए कमला जी से कहा, मम्मी जी, आज मेरी मम्मी और भाभी आ रही हैं। कमला जी ने इस मौके पर भी सुमन को ताना मारते हुए कहा, अच्छा, बेटी के घर कौन आता है? चल, आ ही रही है तो कह देना कि बेटी के घर खाली हाथ न चली आए। सुमन यह सब तो किसी तरह से सह गई, लेकिन जो उनके आने के बाद होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही डर रही थी। दोपहर के बाद सुमन की मम्मी अपनी बहू के साथ आ चुकी थी और सभी सोफे पर आमने सामने बैठे हुए थे। कमला जी बार बार उनका लाया सामान देखती और मुंह बिचका लेती, जो मोहनलाल जी भी देख रहे थे। मोहनलाल जी ने उसकी माँ से कहा, बहन जी, इतना लाने की क्या जरूरत थी? सुमन की माँ कमला जी की आदत जानती थी और इसीलिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने मोहनलाल जी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, बेटी के घर ऐसे कैसे आ जाते? सब बात कर रहे थे, लेकिन कमला जी की नज़र बार बार सुमन की भाभी की तरफ जा रही थी। कमला जी ने आखिरकार मुंह से कह ही दिया, मुझे लगता है कि आपकी बहू खुशखबरी सुनाने वाली है। सुमन की माँ कमला जी के ऐसे सवाल से सकपका गई, लेकिन फिर भी कहा, हाँ जी, हम भी बस आपको बताने ही वाले थे। कमला जी ने अपनी आदत के अनुसार ताने देना शुरू कर दिया। हाँ, आप क्यों बताओगी हमें? आपकी बेटी तो अब तक हमें खुशखबरी नहीं दे पाई है, जाने क्या सोचकर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोकते रहते हैं, हम भी क्या जवाब दें? अब तो मैं कह दूंगी कि खुद ही पूछ लो सुमन से। इस बात को सुनकर सुमन की माँ का कलेजा फटने को आ गया। इतनी बेरहम औरत है, यह बोलने की तमीज तक नहीं है, हमारी ही बेइज्जती कर रही है। सुमन की माँ अपने मन में यह सब सोचने लगती है। सुमन की माँ ने मौका पाकर सुमन से बात की कि बेटा, क्या हालत बना ली है, अपना ख्याल रखा कर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब बहुत हो गया, तू अलग ही रह ले। सुमन ने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया। नहीं मम्मी, अमित की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। सुमन की माँ समझाकर चली गई, क्योंकि उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। कमला जी की आदत उन्होंने कई बार देख ली थी, जो सहने के लायक नहीं थी, मगर यह सुमन ही थी जो कैसे बर्दाश्त कर रही थी। कमला जी ने अपने छोटे बेटे आदित्य की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिससे उसकी शादी करवा दी गई, लेकिन यह शादी तो सुमन के लिए मुसीबत ही ले आई। आदित्य की पत्नी का व्यवहार सुमन के साथ बहुत ही रूखा था, लेकिन कमला जी के सामने अच्छी बनी रहती थी और कमला जी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कमला जी ने उसके सामने कुछ दिन तक तो कंजूसी की, लेकिन छोटी बहू के तेवर के आगे उनकी कमला जी के तेवर टिक न सके और कमला जी ने कंजूसी करना बंद कर दिया। लेकिन सुमन अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उनकी कंजूसी सुमन के साथ पहले जैसी ही चलती रही। सुमन को ना तो पेट भरकर खाना देती, ना ही ठीक से कपड़े देती। अमित भी अपनी माँ से तंग आ चुका था। अमित सुमन की मदद करता तो कमला जी ताने सुना सुना के घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। कमला जी अक्सर ही सुमन को कह दिया करती थी, पहले उसके जैसे घर में लाकर अपने आप आना और फिर मनचाहा काम करना। शादी के 4 महीने बाद ही छोटी बहू निधि गर्भवती हो गई, जिसके कारण मुसीबतों का पहाड़ सुमन पर टूट पड़ा। कमला जी ने इस खुशखबरी के बाद सुमन को आड़े हाथों से ले लिया और जी भरकर सुनाया, मुझसे झूठ बोल रही थी, बाज है, तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू को देखो, कम से कम इसने तो इज्जत रख ली खानदान की। मोहनलाल जी ने कमला को तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो कमला, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में यह खटास के बीज तुम ही बो रही हो। कमला जी ने सुमन को तुरंत अल्टीमेटम दे दिया, इसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। मोहनलाल जी दांत पीस कर रह गए, क्या कर सकते थे। बहू का साथ देने पर घर में जबरदस्त लड़ाई होती
अमित के शाम को आते ही सुमन ने सारी बात बताई। सुमन ने रोते रोते अमित से कहा, एक तो मुझ पर इतना काम आ गया है, ऊपर से निधि के कारण मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मुझसे अब सहन नहीं होता। अमित से सुमन का दुख देखा ना गया। मैं माँ से अभी बात करता हूँ, आज बात होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित अपनी माँ के सामने जाकर गुस्से में बोला, माँ आप सुमन के साथ यह सब अब बंद करो, ऊपर से बच्चे का दबाव बना रखा है, दिन भर उसे ताना देती हो लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप करती जाओगी। कमला जी अमित को सुमन की तरफ से बोलता देखकर भड़क ही उठी। आज इस सुमन को ही देखती हूँ, इसने जीना हराम कर रखा है, मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी में बेइज्जती करवा रखी है और आज तेरे कान भी भर दिए हैं। अमित ने फिर सुमन का पक्ष लेकर कहा, माँ उस पर इल्जाम लगाने अब बंद कर दो, वह वही करती है जो मैं कहता हूँ। कमला जी अमित की बात सुनकर आग बबूला होकर दंदना हुई। सुमन के कमरे में पहुंची, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे, आज इसी को बाहर फेंकती हूँ। उसने घर को सिर पर उठा लिया था, जिसे सुमन समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हुआ। मोहनलाल जी ने आकर बात को दबाने की कोशिश की। कमला बस करो, इसके पीछे पड़ी रहती हो। कमला अपने पति के बोलने से और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने एक शब्द भी बोला तो इसके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी, चल बाहर निकल। कमला जी ने सुमन का हाथ पकड़कर बाहर घसीटा तो अमित ने बीच में आकर हाथ छुड़ाया, लेकिन कमला जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुमन के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। मोहनलाल जी और अमित दोनों देखते ही रह गए। छोटी बहू निधि ने बीच में आकर कहा, दीदी माफी मांग लो ना, गलती की, माफी मांगने में हर्ज ही क्या है। सुमन पहले ही दुखी थी, लेकिन देवरानी निधि के ऐसा बोलने के कारण वह चीख पड़ी, कौन सी गलती, खबरदार जो बीच में बोलने आई तुम। अमित ने अपने छोटे भाई आदित्य से कहा, आदित्य अपनी बीवी को अंदर ले जाओ, यह माहौल को और खराब कर रही है। आज आदित्य भी उल्टा अमित पर ही बरस पड़ा, भैया माहौल तो आप लोगों ने खराब किया है, मेरी पत्नी को मत कहिए। मोहनलाल जी ने तुरंत आदित्य को आंखें दिखाकर हड़काया, मगर कमला जी की शय आदित्य को मिल रही थी। कमला जी फिर से भड़क गई और बोली, तू निकल पहले यहाँ से, तेरे कारण भाइयों में फूट पड़ गई। कमला जी ने फिर से सुमन का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और जोर से जमीन पर बाहर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे सुमन दूर जा गिरी। अमित सुमन को बचाता हुआ चीख पड़ा, माँ यह जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। कमला जी ने आंखें निकालकर कहा, हाँ यही तो बाकी रह गया था, यह भी करवा दिया। अमित ने सुमन को सहारा देकर उठाया और अंदर जाकर दोनों सामान पैक करने लगे। लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों बाहर आए और मोहनलाल जी के पैर छूने लगे तो उनकी यह देखकर जैसे सांसें ही रुक गई और मोहनलाल जी घर को टूटता देखकर रोने लगे। अरे बेटा जाने दो, भूल जाओ यह सब, अंदर चल। नहीं पापा, इस घर में हमारी ना तो औकात है ना ही इज्जत है, माँ आप रहो अपनी छोटी बहू के साथ ही। अमित सामान के साथ सुमन का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। मोहनलाल जी ने रोते हुए अपनी पत्नी से अमित को रोकने के लिए कहा, मगर कमला जी ने उन्हें रोकने से साफ मना कर दिया। जाने दो, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, जेब में दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने, मैं भी देखती हूँ कितने दिन अकेले रहेंगे। अब अमित और सुमन जा चुके थे और मोहनलाल जी रो रो कर टूट चुके थे। पहले दिन बीते, फिर महीने, मगर अमित और सुमन वापस नहीं आए। मोहनलाल जी अक्सर कमला जी को ताना दे दिया करते थे, कमला तुम्हें मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूँगा, तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। मगर कमला जी का गुरूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुमन के प्रति नफरत के कारण कमला जी का मोह ही खत्म हो गया था। कुछ दिनों के बाद निधि का बच्चा हो चुका था और घर में खूब खुशियां मनाई गई थी, मगर सुमन और अमित की कमी मोहनलाल जी को बहुत खल रही थी। जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। मोहनलाल जी बीते दिनों को याद कर आंखें नम कर लेते थे। यह देखते ही कमला जी उनको उल्हाने देने लगती थी। निधि का बच्चा अब 2 महीने का हो चुका था और निधि के रंग ढंग बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसने घर पर अपना कब्जा जमा लिया था। मोहनलाल जी ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन कमला जी ने पोते के मोह में निधि को धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपी तो निधि का असली रंग बाहर आ गया।
निधि घर में हर एक काम अपने हिसाब से करती और अब कमला जी की कंजूसी की आदत भी छूट रही थी, क्योंकि निधि आए दिन लताड़ उनको चुप रहने पर मजबूर कर देती। निधि ने उनका सम्मान करना भी छोड़ दिया था और बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करने लगी थी। निधि कमला जी पर भरपूर हुक्म चलाया करती थी, बुढ़िया टाइम से खाना बना दिया कर, मेरा बच्चा परेशान होता है। कमला जी को पूरे दिन काम करना पड़ता और जब जरा भी मुंह खोलती तो निधि आंखें निकालकर बात करने लगती और बुरी तरह फटकार लगाती। निधि के शब्द उनका दिल चीर कर रख देते। शुक्र कर बुढ़िया, मैंने तुझे रखा है, वरना तू किसी लायक नहीं है। कमला जी काम करते करते अपनी भीगी आंखों को अपने पल्लू से पोंछा करती थी और मोहनलाल जी देखकर भी अनदेखा कर देते थे। कभी कभी थोड़ी शिकायत भी करती तो वो भी कमला जी को ताना देते, जब बबुल का पेड़ लगाया है तो आम तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब भुगतो जो किया है। सुमन होती तो तुम्हारे दिन ऐसे न होते। निधि कमला जी और मोहनलाल जी की रोटियां गिन गिन कर देने लगी थी। आदित्य ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। निधि का जो मन आता वही करती और दिन ब दिन उसकी बेहदगी बढ़ती जा रही थी। कमला जी ने एक दिन हिम्मत करके आदित्य से कहा, बेटा जरा निधि को समझा दे, 2 वक्त की रोटी तो ठीक से दिया करे, तेरे पापा बीमार रहने लगे हैं। आदित्य ने उल्टा ही कहना सुनाना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कसर छोड़ी थी मम्मी, गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सिखाया है ना, अब वही कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको, इस उम्र में कितना खाएंगे आप। निधि के कानों में यह आवाज पहुंच चुकी थी। अब यही रह गया था कि मेरी शिकायत मेरे ही पति से करेगी यह बुढ़िया। मैं सुमन नहीं हूँ कि घर से चली जाऊंगी और मुझसे कोई कहे उससे पहले मैं ही उसे निकाल कर फेंक दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, बहुत खा लिया मेरे पति की कमाई। निधि ने कमला जी का हाथ पकड़ा और घसीटने लगी। मोहनलाल जी भी पीछे से आए, लेकिन निधि को कोई फर्क नहीं पड़ा। कमला जी रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, देख तेरे ससुर कितने बीमार हैं, छोड़ दे बेटा, माफी मांग रही हूँ, गलती हो गई। निधि ने जहरीले शब्द फिर से कहे, अरे कैसी माफी, माफी तो सुमन भाभी ने भी मांगी थी, क्या किया था उनके साथ। मोहनलाल जी की आंखों के आगे वो दिन घूमने लगा जब इसी तरह सुमन और अमित को निकाला जा रहा था। कमला, यह तेरी करनी के ही फल है, कहते हुए मोहनलाल जी दम से बैठ गए। निधि ने अपने ससुर से भी कह दिया, पापा जी आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। निधि ने रोती बिलखती कमला जी को चीखते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी दरवाजे पर ही बैठे रहे और कुछ देर बाद कहाँ गए कोई नहीं जानता था। निधि ने जब बाहर झांक कर देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है चले गए, अब जाकर मिली इस बुढ़िया से आजादी। दोनों पति पत्नी रात को चलते चलते घर से दूर निकल आए थे और रास्ते में एक मंदिर के बाहर चबूतरे पर दीवार के सहारे बैठ गए। कई दिन उनका ठिकाना वहीं चबूतर पर बना रहा और उसके कुछ दिन बाद किसी ने उन्हें पास के ही सारनाथ धर्मशाला में जगह दिलवा दी। दोनों रात को सारनाथ धर्मशाला में सोने चले जाते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करते और कोई कुछ दे देता तो वही खा लेते थे या कुछ पैसे भी कोई दे जाता तो रख लेते थे। मोहनलाल जी कमला से बार बार एक ही बात कहते, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने कमला, क्या वक्त आया है, 2 बेटे होते हुए भी हमारे पास कोई नहीं है। मोहनलाल जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। खांसने की बीमारी के साथ शरीर कमजोर भी बहुत हो गया था। दोनों की स्थिति अब फटे हाल थी, जिस पर दया करने वाला कोई नहीं था। ठंड में भी रात को सिकुड़ कर सोना पड़ता और चिलचिलाती गर्मी में मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठना पड़ता था। न तो दवाई के लिए पैसे थे, न ही खाने के लिए, पैरों की चप्पल तक नहीं बची थी। मोहनलाल जी दिन भर रोते रहते और कमला जी को कोसते रहते थे। एक दिन किसी अमीर ने वहां गरीबों को कंबल बांटे तो वह दोनों भी उसी लाइन में जाकर बैठ गए। कंबल बांटने वाले पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आए थे। सबको खाने का पैकेट कंबल बांटे जा रहे थे। जैसे ही दोनों कमला जी और मोहनलाल जी के नजदीक आए तो दोनों ने उन्हें पहचान लिया, मगर अपनी हालत देखकर शर्म के मारे मुंह छुपाने लग गए। लीजिए बाबा। जैसे ही उस छोटी लड़की ने मोहनलाल जी की तरफ कंबल बढ़ाया तो मोहनलाल जी अनदेखा ना कर सके
और उस बच्ची के गाल पर हाथ रखकर रोने लगे। उसकी माँ ने जैसे ही मोहनलाल जी की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। पापा, मोहनलाल जी रो पड़े और अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछने लगे। अमित भी यह देखकर तुरंत नजदीक आया और मोहनलाल जी के गले से लग गया। सुमन खड़ी रो रही थी। तभी उसकी नजर मोहनलाल जी के बगल में बैठी कमला जी की ओर गई, जो कि सुमन से नजर छुपाने के लिए अपने पल्लू में मुंह छुपा रही थी। सुमन ने तुरंत देखते ही कमला जी को पुकारा, मम्मी जी। उसने तुरंत कमला जी को गले से लगा लिया। कमला जी ने रोते रोते कहा, बेटा मेरे कपड़े गंदे हैं, बीमार भी हूँ, तुझे बीमारी लग जाएगी। सुमन ने कमला जी की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या हालत हो गई है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, आप घर चलिए। सुमन और अमित समझा बुझाकर अपने माता पिता को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही मोहनलाल जी और कमला जी इतना आलीशान घर देखकर देखते ही रह गए। कांपते कदमों से अंदर घुसे तो आंखें फटी की पटी रह गई। इतना बड़ा घर, साज सजावट देखकर कमला जी को शर्म भी आई। जिन सब चीजों के लिए उसने सुमन को इतना भला बुरा कहा, वह आज सब सुमन के दामन में था। उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी थी। आज कमला जी को इतने बड़े घर में सुमन एक रानी की तरह लग रही थी। मोहनलाल जी ने बहू के सामने हाथ जोड़े, बेटा हमें माफ कर दो। सुमन ने तुरंत मोहनलाल जी के हाथ पकड़ लिए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए। कमला जी मोहनलाल जी को देखकर के आंखों में आंसू भर लाई और सुमन से कहने लगी, बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने ही बहू बेटे के जीवन में कांटे बो दिए। कमला जी पूरी तरह से रो रही थी और अमित ने माँ माँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया। कमला जी को किस्मत ने अच्छा झटका दिया था, जिससे उसे इतनी अकल तो आई कि आज माफी मांग रही थी। भगवान ने इसी का बदला दिया, जब आज कितने समय बाद वह जी भरकर खाना खा रही थी। बाद में सुमन ने दोनों को जी भरकर खाना खिलाया और कपड़े लाकर दिए, जिससे कमला जी को अपने कंजूसी वाले दिन याद आ गए, जब उन्होंने सुमन को दाने दाने को मोहताज होने को मजबूर कर दिया था। सुमन के तो अच्छे दिन आ गए, मगर कमला जी की हालत अब फटे हाल थी और दोनों के शरीर सूखकर काटा हो चुके थे, सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। दोनों ने अपने साथ आप बीती सुनाई कि कैसे निधि ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, घर से बाहर निकाल दिया। आज सामने वही सुमन खड़ी थी जिसके हाथ कमला जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और जब भगवान की लाठी पड़ती तो उस लाठी में आवाज नहीं होती, भले देर से पड़ती है मगर पड़ती जरूर है। कमला जी को भी उनके किए की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद।